घर को स्ट्रॉन्ग ये चार चीजें करती हैं। स्टील हो गया, रेत सैंड बालू हो गया, एग्रीगेट कपची हो गई और साथ ही साथ सीमेंट हो गया। ये चार चीजें अगर सही से आप यूज करोगे अपनी कंस्ट्रक्शन में तो आपका घर अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो आज 2024 में आपको मैं सुनाऊंगा कि कैसे देख के आपको स्टील लेना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, बेस्ट स्टील कौन सा आपके घर के लिए, बेस्ट सीमेंट कौन सा है, बेस्ट सैंड कौन सी है और बेस्ट एग्रीगेट कौन सा है आपके घर के लिए। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में सही चीज़ें यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर ठेकेदार को भी घर देने वाले हो बनाने का तो भी आप देख के पता चल जाएगा सही चीज़ है गलत है। जहाँ खुद से बनाने वाला हो तो इसे देख के आप बना सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो देखो, वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, तो उसके लिए पूरी वीडियो देखो, हर चीज आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो सरिया जब भी लेना है, ब्रांड आप कोई भी चूज करो, बहुत अच्छे ब्रांड है। GSW है, टाटा स्टील है, बहुत लोग टाटा टिस्कॉन मतलब लेते ही टाटा टिस्कॉन है, सेल है, SR है, जिंदल पैंथर है, शाम है, विजैक है, बहुत अच्छी कंपनीज है। किसी का भी स्टील लो, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है ग्रेड। FE 500, FE 550, FE 5 SD, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती। TMT बार मार्केट में हर कंपनी बेच रही है, टाटा स्टील का TMT बार, तो आपको हमेशा अपने घर में TMT बार या TMX बार यूज़ करना है। हमने मैप देख रहे हो, ठीक है, जोन 4 जोन है हमारे इंडिया में, जहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है वो रेड जोन है। तो ऐसी जगह पे आपको कौन सा स्टील यूज़ करना है जिसमें डक्टिलिटी और एलोंगेशन काफ़ी ज़्यादा हो, कि अगर बिल्डिंग हिले, ठीक है, बिल्डिंग हिले तो वो रुका रहे सरिया, आपको थोड़ा बेंड भी हो जाए लेकिन आपकी बिल्डिंग गिरे नहीं। तो इसीलिए आपको क्या चूज़ करना है, हमेशा वो सरिया चूज़ करना है जिसमें डक्टिलिटी और एलोंगेशन हो। तो जैसे हम देखते हैं FE 500 होता है, फिर उसी में आ जाता है FE 500 SD या D। ये क्या हो गया, ये हो गया सुपर डक्टाइल और डक्टाइल। अगर D लिखा है किसी सरिया के ग्रेड के सामने तो वो डक्टाइल है, अगर SD लिखा है तो मस्त सुपर डक्टाइल है। तो सुपर डक्टाइल होगा तो अच्छा है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको जो MTC सर्टिफिकेट आता है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट, मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जब भी आप कहीं से भी सरिया लोगे, स्टील बार लोगे, वहां का उसका टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर लेना। मतलब किसी से भी सरिया लोगे वहां जाके आपको क्या बोलना है, MTC चाहिए हमें। MTC के बाद ही आपको सरिया लेना है, बिना MTC के कभी भी सरिया कहीं से भी मत लेना। और अगर साइट इंजीनियर की बात करूं, साइट पे जो भी स्टील आता है उधर MTC होता है, उस पे लिखा होता है, उस पे आपका ग्रेड लिखा होगा, कौन से ग्रेड का आप यूज कर रहे हो, FE 500, 550, TMT, TMX, सब उस पे लिखा रहता है। तो आपको TMT बार यूज करना है, हमेशा ये याद रखना। तो FE 500 TMT ये चेक कर लेना है, उस पे IS मार्क होगा। ये MTC जो सर्टिफिकेट है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। उस पे एक दूसरी चीज देखनी है आपको, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, IS मार्क बना होगा ऐसे, वो आगे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और उसमें देखना है आपको कंपनी का नाम, कि कौन सी कंपनी का आपने मंगाया। आपने जिंदल का मंगाया है, टाटा का मंगाया है, सेल का मंगाया है, विजैक का मंगाया है, जिस भी कंपनी का आपने स्टील लाया है वो जरूर देखना। और कैसा स्टील होना चाहिए, इस पे वीडियोस हैं 5-6, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। पहली चीज होगी हमारी MTC, हमने चेक कर लिया। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, दूसरी चीज आपको लेंथ चेक करनी है उसकी, कि कितने कभी क्या होता है, बोलते हैं कि 12 मीटर का सरिया आता है, कुछ लोग क्या होता है लेंथ के हिसाब से बेचते हैं। तो आपको हमेशा लेंथ चेक करनी है कि उसकी 12 मीटर है कि नहीं है। 12 मीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए, अगर कम होती है वो स्टील आपको नहीं लेना है। और आपको जो कई बार होता है कि कुछ क्या करते हैं 12 मीटर की होंगी, बीच में कुछ नग 11 मीटर के डाल देते हैं, 9 मीटर के, तो उस चीज से भी आपको बचना है। ये चीज आपको चेक करनी है। नेक्स्ट उसका वेट चेक करना है आपको, कि जो वेट है, एक्चुअल वेट देखो करना क्या है, 1 मीटर लेंथ के आपने सरिये काट लेने हैं। आपका 8 mm का सरिया है, 16 mm का है, 20 mm का, उनके सबके 1-1 मीटर की लेंथ काट लेनी है आपको, ठीक है। 1-1 मीटर की लेंथ काट लेनी है। उसके बाद उसका वेट करना है, मतलब उसको तराजू में तोलना है, वेट करना है उसका। तो उसका वेट सेम आना चाहिए जो IS कोड 786 कहता है। कौन सा 786? और आप उसका वेट निकाल भी कैसे सकते हो, उसका वेट निकलता है D² L 162। इस फार्मूले से, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। D² क्या हो गया, जितने डाया का 8 mm का सरिया है, 8 का स्क्वायर, लेंथ हमने 1 मीटर ली, 1 डिवाइड बाय 162। तो जो वेट आएगा वो आपको IS कोड से मैच करना है। मतलब ऐसे पहले वेट निकाल देना है,
इस फार्मूले से 8 mm का सरिया, फिर उसको वेट कर देना है, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर थोड़ी वेरिएशन हुई तो मतलब उसमें जोल जाल है, उस सरिये को बनाने में जोल जाल किया गया। नेक्स्ट चीज आपको देखनी है डायामीटर। जो भी डाया का आपने सरिया मंगाया है, ठीक है, वो देखना 8 mm का मंगाया तो 8 mm है कि नहीं, उस पर लिखा भी रहता है 8 mm सरिया उस स्टील पे। और अगर लोकल कंपनी का लोगे तो उसका भरोसा कम रहता है, तो हमेशा थोड़े बहुत पैसे ज्यादा लगाने हैं आपको। जिंदल या टाटा या सेल या विजया कंपनी, ऐसी कंपनी चुननी है कि जिसमें जोल कम हो, क्योंकि लोकल कंपनी का चुनोगे तो उसमें डाया में भी डिफरेंस होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी खराब होती हैं, वो मतलब अच्छे से बनाया नहीं होता है, और उसकी टेंशन भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, काफी चीजें टेस्ट होती हैं। अगला टेस्ट आपको करना है बेंड टेस्ट, ये टेस्ट करना है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो के साथ बने चलो। तो बेंड टेस्ट में क्या करना है, आपको एक सरिया लेना है, आप 1 मीटर सरिया ले लो। एक मशीन होती है जो बेंडिंग वाली, मैंड्रिल, उस पे उसको डाल के उसको बेंड करना है, मतलब उसको 180 डिग्री बेंड करना है। जब 180 डिग्री बेंड करोगे तो उसमें अगर ये सरिया हमने बेंड किया, ऐसा सरिया आपका हो गया, यहाँ पे बेंड, यहाँ से यहाँ कोई क्रैक या कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ क्रैक या दरार हुई तो वो सरिया अच्छा नहीं है, वो सरिया आपको कभी नहीं लेना है, ठीक है। बेंड टेस्ट हो गया। फिर होता है रीबेंड टेस्ट। एक रीबेंड टेस्ट में क्या होता है, आपको सेम 1 मीटर का सरिया ले लो, कोई भी डाया का, 8 का, 10 का, जितना का डाया का आप यूज कर रहे हो, उसको पहले बेंड करो। 135 डिग्री उसको बेंड करना है। कितना? 135 डिग्री उसको बेंड करना है। 35 डिग्री बेंड कर दिया। फिर उसको लेना है सरिये को, उसको 100 डिग्री सेल्सियस जिस पानी का तापमान हो उसमें डालना है, 30 मिनट तक बॉईल करना है उस सरिये को। फिर उसको 30 मिनट ठंडा करना है, ठीक है। जैसे ही ठंडा किया फिर उसको बेंड करना है आपको। कितना? फिर दोबारा उसको बेंड करना है हमें, उसको बेंड करना है आपको 175.5 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसको देखना है कि यहाँ कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर क्रैक हुआ वो सरिया अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली आपको साइड पे दिखाते हैं कि सरिये में और क्या चीजें आपको चेक करनी होती है। देखिए, जैसे सामने आप सरिया देख रहे हो, जब भी सरिये को देखना है आपको, उसमें उसका कलर कैसा होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो स्टील ग्रे, मतलब उसका पीला कलर कभी नहीं होना चाहिए। जिस सरिये का पीला कलर होता है वो उसको क्रोजन लगी होती है, वो आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जैसे ये देखो थोड़ा ब्लैकिश कलर आपको दिख रहा है, मतलब जैसे ऐसा कलर अगर आपको स्टील दिखता है को, वही स्टील आपको हमेशा यूज़ करना है। अगर वो थोड़ा ब्राउन हो गया मतलब उसमें क्रोजन लग गई है, वो सरिया अच्छा नहीं है। अगली चीज़ आपको क्या देखनी है, जब भी सरिया आप खरीदो तो उसमें रिब्स होती हैं। ये रिब्स क्या होती हैं, जो भी कंक्रीट जब डालोगे उसमें बॉन्ड रिब्स ही बनाती हैं, मतलब अच्छे से उसको पकड़ के कौन रखती हैं, जो रिब्स होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने आप देख रहे हो, ये रिब्स होती हैं, इनकी हेल्प से ही सरिया बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो रिब्स होनी चाहिए वो मोटी रिब्स होनी चाहिए, वो ही सरिये को पकड़ के रखेंगी। अभी दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, जैसे मैंने कहा था कि टैग होता है, जो वो सामने आप टैग देख रहे हो जिस पे लिखा है AS 1786 और जिंदल TMT बार 500। तो इसमें ग्रेड भी मेंशन होता है, इसका कोड भी मेंशन होता है और इसमें सब डिटेल लिखी होती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि कौन सा सीमेंट आपके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। पहले मैं बताऊंगा कि जो बेस्ट सीमेंट घर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली वो हम अंबुजा सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अपने एरिया में। ये नहीं मैं प्रेफर करूंगा कि आप अंबुजा, पहले पता कर लो आपके एरिया में कौन सा सूटेबल है, अच्छी तरह यूज़ होता है, क्योंकि पहले घर की कंस्ट्रक्शन में देख लो कौन सा सीमेंट यूज़ हुआ है और उसकी क्या निकला है नतीजा, फिर उसके बाद करो। बाकी मैं अंबुजा सीमेंट बोलूँ अच्छा है, AAC ACC वो भी अच्छा है। तो पहले मैं बात करूंगा इसके कितने टाइप के सीमेंट आते हैं, आपको पहचान क्या है, और फिर हम फिर से बात करेंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट और बेस्ट सीमेंट कौन सा है। देखो, बेसिकली मार्केट में जो मिलता है OPC मिलेगा, PPC मिलेगा, PSC मिलेगा। ये बेसिकली इंडिया में यही सीमेंट यूज किया जा रहा है। और OPC के हो गया, ऐसे तो काफी आते हैं सल्फेट के, ये वो बहुत मतलब वो बनते हैं सीमेंट, किस चीज के लिए चाहिए उस हिसाब से। बेसिकली आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिलेगा, जनरल हर जगह यूज करते हुए दिखेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। फिर आता है PPC, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, जिसमें क्या होता है, पोज़लाना मतलब उसमें फ्लाई ऐश होती है 35% उसमें बेसिकली होती है, 20 से 35%, वो डिपेंड होती है हर सीमेंट की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। PSC हो गया, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जिसमें 20 से 70% उसमें स्लैग होती है। क्लियर? ये आ गया, ये हो गया। इसमें ग्रेड कितना आता है, 33, 43, 53। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप जाके देख भी सकते हो। 33 कहां यूज करते हैं, 43 कहां यूज करते हैं, 53 कहां यूज करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। 33 हम बेसिकली जो आजकल
नहीं मतलब पीपीसी आ गया ना, उसका 33 ग्रेड रहता है। वो बेसिकली आपको प्लास्टर हो गया, प्लास्टर, टाइलिंग, मार्बल, जहां पे लोड बेरिंग की बात ना हो, जहां पे सिर्फ उसका सीमेंट को एक ऐसे बॉन्डिंग एजेंट काम कर रहा हो, तो वहां पे हम इसको 33 को यूज करें। 43 और 53 आपको हमेशा वहां यूज करना है जहां लोड आने वाला है। 43 और 50 बीम हो गए, कॉलम हो गए, स्लैब्स हो गई, ब्रिक वर्क में हो गया, तो ये आप उसको वहां यूज करना है। ये क्लियर हो गया थोड़ा बहुत आपको। अब बात करता हूं मैं इसमें कि आपका अगर सीमेंट एक्सपायर हो जाए तो उसको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसकी वैलिडिटी रहती है 3 मंथ। अगर हम उसको घर पे सीमेंट लाते हैं तो उसकी रहती है 3 मंथ। अगर वहां सीमेंट पड़ा रहा, जहां कंपनी BIS कहती है कि उसको 6 मंथ तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि उस वहां मॉइस्चर कंडीशन वगैरह वैसी ही रखी होती है जैसे सीमेंट को चाहिए। लेकिन जैसे घर लाओगे वहां मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो उसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर अभी इसकी बात करें अगर हमें कहाँ यूज करना है, अगर आपका सीमेंट हो गया एक्सपायर, तो उसको क्या होता है, बिल्कुल एक्सपायर नहीं हो जाता है। उसका क्या होता है, कुछ % उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है डे बाय डे। मतलब 10 दिन में इतनी हो जाएगी, ऐसे ये मैं वीडियो डाली हुई है आप देख सकते हो। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, फिर मतलब 80% रह जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर 60। तो ऐसे सीमेंट को आपको यूज करना है जहां टाइलिंग हो गया, टाइल वगैरह लगानी हो, टाइलिंग में हो गया। जहां अगर आप बड़ी साइड चला रहे हो वहां कंक्रीट पंप यूज हो रहा है तो उधर जो स्लरी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और बेसिक जगह ऐसी यूज कर सकते हैं जहां स्ट्रेंथ का इतना काम नहीं आने, तो वहां पे आप जो एक्सपायरी सीमेंट है वो यूज करते हो। एक्सपायरी भी लेकिन 1-2 मंथ हो, ज्यादा उससे नहीं होना चाहिए। अभी मैं बात करूं जैसे एक्सपायरी डेट की, जैसे स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखी उसमें दिखा भी रहा था मैं, तो बैग पे कुछ ऐसा लिखा होता है, तो आपको इसको पढ़ना क्या, ट्रिकी होता है ये चीज। उसमें कई जगह तो ये दिखा होता है डेट, वीक, मंथ, ईयर वगैरह, कईयों पे ये नहीं होता है। तो ये जो 10 था वहां, आप वीडियो में साइड पे वीडियो चल रही है, वो 10 था हमारा डेट, कितनी 10 तारीख को वो बना हुआ है। वीक था 32 वीक, फिर मंथ था 8वां महीना, मतलब अगस्त में वो बना हुआ है, अगस्त 10 तारीख को वो बना हुआ है सीमेंट उसकी, और 2020 ईयर 20। और FA 33% वहां लिखा था, वो है फ्लाई ऐश की, उसमें रेशियो 33। सामने आप देख रहे हो एग्रीगेट या बजरी बोल लो, 2 टाइप की बजरी आपको देखने को मिलती है मार्केट में और सामने दिख रही भी है। एक बजरी जो आती है, जो एग्रीगेट बोल लो, कई जगह मतलब नॉर्थ साइड में बजरी बोला जाता है इस चीज़ को। जो नदी से, रिवर से एक बजरी आती है वो अच्छी है एज कम्पेयर टू जो प्लांट होते हैं जहाँ बजरी बनती है पत्थर से। वो मतलब अगर आपको वहाँ अवेलेबल है कि नदी की, रिवर की एग्रीगेट यूज़ करो तो वो मेरे हिसाब में बेटर है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ देखना, सिल्ट, मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर वो छोटे एग्रीगेट हैं, बड़े मतलब ज़्यादा मैक्सिमम 40 mm से बड़ा उसमें एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, वो भी कुछ चेक करके ही लेनी चाहिए। लेकिन रिवर की जो बजरी यूज़ की जाती है, एग्रीगेट यूज़ किया जाता है, वो बेस्ट है। उसकी बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा एग्रीगेट है। अभी स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट की। तो सबसे पहले क्या देखना होता है आपको कि जो आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो वो मतलब रफ सरफेस होना चाहिए उसका, एकदम रफ की वो बॉन्ड बना ले कंक्रीट के साथ अच्छे से, और उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे सामने 2 टाइप के एग्रीगेट पड़े हुए हैं सामने। अगर ये मिक्स होंगे तो आपको पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कुछ सैंपल उठाए हैं तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप का यूज़ करना चाहिए। सामने जो मेरे हाथ में है अभी, ये टाइप आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जो लंबे इस तरफ वाले, जहाँ मेरी अभी फिंगर है, इस तरफ वाले आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जो लंबे होंगे, पतले से होंगे, या एलोंगेटेड होंगे, या मतलब फ्लैकीनेस होगा उनमें, थिन एलोंगेटेड होंगे, मतलब ऐसे वाले कभी आपको यूज़ नहीं करने हैं। जो इस तरफ है अभी जिसमें मेरा हाथ है, जो क्यूबिकल होंगे, एंगुलर होंगे, ऐसे वाले एग्रीगेट हमेशा आपको यूज़ करने हैं। इसमें क्या होता है, ये एकदम से बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब जब इन पे वाइब्रेशन की जाएगी, वाइब्रेटर चलाया जाएगा, एकदम से कंक्रीट में मतलब पैकअप हो जाएंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी, उसमें घुस जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है मिक्स रेशो में एग्रीगेट यूज़ करना है। मैं रेशो आगे बताता हूँ, लेकिन हमें हमेशा कौन से करने चाहिए, एंगुलर और क्यूबिकल। जहाँ अभी सामने जो आप देख रहे हो ये एंगुलर क्यूबिकल हैं, और इस तरफ ये वाले ये है एलोंगेटेड, थिंक फ्लेकीनेस, जो पतले पतले थिन से होते हैं। मतलब जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ोगे ना, उसमें से ऐसे निकलते हैं। तो ये वाले कभी उसमें यूज़ नहीं करने, आपको हमेशा ध्यान देना है। आपके हमेशा क्यूबिकल होने चाहिए जो इस तरफ वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी जो आप एग्रीगेट यूज़ करोगे उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है, हमेशा डस्ट नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों में अगर टोटल, अभी तो मैंने
अलग अलग करके लिए है। अगर आपको खुद ऐसे चेक करना हो कैसे करना है, जो आपका एग्रीगेट आया होगा उसका एक सैंपल ले लो 2-3 kg का, ठीक है। उसमें वेट करना है जो ऐसे पीसीस होंगे इस तरह लंबे वाले, ये 35% बाय वेट उसमें उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 1 किलो एग्रीगेट में उठाता हूँ, चलो एक किलो की एग्जांपल लेते हैं, उसमें से 350 ग्राम आपके ये होने चाहिए फ्लैकी थिन इलोंगेटेड। अगर नहीं भी होंगे मतलब 350 ग्राम से 1 किलो में नहीं होनी चाहिए। ये आपको टेस्ट कर लेना है, इससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि उसमें कैसे हमें पता चलेगा कि आपका जो एग्रीगेट है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। बेसिक टेस्ट है, आप घर पे भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या करना है, कोई भी थोड़ा सैंपल ले लो, एक जो लगा लो, कोई सैंपल ले लिया आपने, उसका वेट कर लो एग्रीगेट का। 1 किलो एग्रीगेट ले लिया, उसका वेट कर लो, उसको पानी में डुबो लो। मतलब उसको पानी में डुबो के 24 घंटे के लिए रख लो। लेकिन जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद उसका निकाल के उसका वेट करो 24 घंटे बाद। अगर 10% ज़्यादा वेट आया, मतलब जो पहले हमने वेट किया होगा 1 किलो का, अगर वो बाई चांस आता है 1 किलो, मतलब 1 किलो हमने लिया था 1 किलो आया, अगर वो दूसरे दिन 1 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो वो एग्रीगेट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? उसमें जो पत्थर यूज़ किया है एग्रीगेट बनाने के लिए वो पानी सोखता है, और बाद में क्या करेगा जब कंक्रीट में यूज़ किया जाएगा तो वो पानी को सोख के कंक्रीट ख़राब कर सकता है। तो यही बेसिक टेस्ट थे। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, जैसे स्टार्टिंग में कहा था, आपको हमेशा जब कंक्रीट का माल बनाना है रेशो में यूज़ करना है। देखो हमारा जो मेनली यूज़ करना है, आपको बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब में 20 से 40 mm का आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं। मतलब 40 भी मैं कम ही प्रेफर करूँगा, लेकिन 40 आ जाता है तो हमेशा 20 और 10 mm का जो एग्रीगेट होगा ना वो आप यूज़ करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आती है। ऐसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का अगर एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ अच्छी आती है, लेकिन उसको काम करने में टफ हो जाता है और इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है स्लैब की या बीम की जो घर की वेल्डिंग बनाई जाती है। तो आप 20 से 10 mm का एग्रीगेट यूज़ करो, और उसमें क्या करना है, जो 20 mm वाला होगा वो 60% रखना है आपको, और 10 mm वाला 40% आपको रखना है। मतलब अगर हम कोई एक ले लें, कोई तगारी ले लें जिसमें हम नाप रहे हैं, 10 तगारी हमने कंक्रीट में डालनी है, 6 जो आपकी तगारी रहेंगी वो 20 mm की रहेंगी और 10 mm की 4 तगारी हमारी रहेंगी। ऐसे आप नाप के हमेशा आपको एग्रीगेट यूज़ करना है। ये जो हमारा रिवर सैंड होती है या मैन्युफैक्चर सैंड है, उन दोनों में से अच्छी कौन सी है? सबसे पहले क्या है, मैं एक वीडियो इस पर पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने बोला था कि क्रश सैंड रिवर सैंड से कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं अलग हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि रिवर सैंड अभी इस समय अगर मैंने, क्योंकि जो एक्सपीरियंस देखा मैंने, काफ़ी मेरे को कमेंट्स भी आए सर, क्योंकि मैं क्रैक्स पे वीडियो डाली थी कि घर में क्रैक्स किससे आते हैं, तो वो वीडियो मैंने जब देखा, कमेंट्स आए, फ़ोटो भेजे गए, तो उससे मेरे को आइडिया लगा कि एम सैंड और क्रश सैंड एक कई जगह पे अच्छी मिल रही है, कई जगह पे ख़राब। तो वही चीज़ है, रिवर सैंड और क्रश सैंड में दोनों अच्छी हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन मेन चीज़ क्या है, उनकी क्वालिटी। तो आपको अगर टेस्ट, मतलब मेन जो सैंड को टेस्ट करने के लिए मैं आई बटन ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, सैंड को टेस्ट करो। बाकी मैं प्रेफर करता हूँ अगर आपको घर में अपने क्रैक्स नहीं चाहिए तो आप रिवर सैंड यूज़ करो। रिवर सैंड काफ़ी अच्छी है, थोड़ी कॉस्टली है। मतलब अगर वो आपको जो एम सैंड है हमारी 20 से 35 रुपये क्यूबिक फीट में मिल जाएगी, ये थोड़ी 50-50 रुपये क्यूबिक फीट मिलती है, महंगी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। इसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं या शेप है वो जो क्यूबिकल है, सर्कुलर है, जैसे मैंने एग्रीगेट की वीडियो डाली तो इसमें ऐसे साइज़ होते हैं जो अच्छे से वॉइड फिल कर देते हैं, अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं सीमेंट के साथ, मोटार अच्छा बनता है, तो उससे घर में क्रैक्स कम आते हैं। अगर प्लास्टर करवा रहे हो या आप जोड़ाई करवा रहे हो ब्रिक वर्क, तो आप अगर रिवर सैंड यूज़ करते हो तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज़ उसमें देखनी है आपको, जब भी रिवर सैंड यूज़ करो आप, रिवर सैंड में सिल्ट कंटेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मैटर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नदी से निकल रही है, उसमें जो सिल्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सिल्ट क्या होती है, जैसे इस पर मैंने टेस्ट भी डाला, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में बताया, लिंक दिया हुआ है। सिल्ट आपको ऐसे भी, अगर हाथ में आप सैंड लेते हैं तो हाथ में आपके चमकीला पदार्थ लग जाएगा, जैसे आप सामने देख रहे हो मेरे हाथ में कुछ चमक रहा है ऐसा, वो क्या चीज़ है, वो सिल्ट है। सिल्ट और क्ले मेनली रिवर सैंड में देखी जाती है, दो इसकी चीज़ें हैं ये। इस वजह से रिवर सैंड आपको महंगी भी पड़ती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है, इससे घर में क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। अगर रिवर सैंड आपके एरिया में मिलती है तो मैं प्रेफर करूँगा इस समय कि आपको रिवर सैंड यूज़ करनी चाहिए। और एक चीज़ और है,
ये आपको महंगी ज़रूर पड़ेगी और इसमें वेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है, लेकिन ये वेस्टेज निकलेगी इसकी वो आप एग्रीगेट में यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपका जो भी सैंड यूज़ होगी उसमें बोला जाता है कि रिवर सैंड हम इसलिए यूज़ नहीं करते, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज निकलती है, लेकिन वही वेस्टेज आप अगर उसमें फाइन एग्रीगेट की तरह यूज़ करते हो कंक्रीट में तो वो अच्छा है। एक चीज़ और चीज़ इसकी अच्छी है कि ये एक अच्छा बॉन्ड बना लेती है कंक्रीट के साथ। एक तो वो वर्केबल भी होता है काम करने में। हमने जो सामने आप देख रहे हो जो कंक्रीट बनाया है वो रिवर साइड के साथ ही बनाया है, उसका एक अच्छा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और इसके क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी, मैंने जैसे कहा, वो कम होते हैं। बाकी बात रही जो हमारी एम सैंड है, मैन्युफैक्चर सैंड, या जो हमारी क्रशर सैंड होती है वो भी अच्छी है, लेकिन क्या होता है अगर वो अच्छे तरीके से बनाई गई है, जो स्टोन क्रश्ड किए हैं वो अच्छे हैं तो अच्छा। ऐसे हम डस्ट बोलते हैं, डस्ट अगर आप सुनोगे डस्ट तो कहीं कंस्ट्रक्शन में मेनली डस्ट ही यूज़ की जाती है। जो सामने आप देख रहे हो वो डस्ट से बना हुआ कंक्रीट है, उसका कलर ही अलग दिखेगा आपको, जैसे एक मतलब मिट्टी का एक लगेगा, उसमें पार्टिकल छोटे 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 फाइन पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो कंक्रीट होता है वो एकदम से ऐसे मिक्स हो जाता है, मतलब उसमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा है उसमें। लेकिन आपको यह है सस्ता पड़ेगा क्रश सैंड, लेकिन उसमें क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब क्योंकि जब उसको स्टोन को क्रश किया जाता है बीच में कुछ ख़राब स्टोन निकले तो वो मिट्टी की तरह एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएंगे उसमें, तो वो होगा। लेकिन उसमें आपको जो क्रश सैंड होगी एम सैंड, उसमें वेस्टेज जीरो होती है, वो आपको सस्ती पड़ती है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी पे डिपेंड है। तो क्वालिटी हमेशा चेक करनी है, अगर रिवर सैंड भी यूज़ करो या क्रश सैंड भी यूज़ करो, दोनों को मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए। मेरे ख्याल में अभी रिवर सैंड अच्छी है, अगर उसके आप अच्छे क्वालिटी करते हो तो आपके घर में जो प्लास्टर में क्रैक, मोस्टली देखा जाता है कि प्लास्टर्स में क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि आज क्वालिटी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक जो भट्ठे में ब्रिक बनती हैं, जहाँ जो बर्न्ड ब्रिक होती हैं जिसमें आग जला के ब्रिक को पकाया जाता है, तो उसमें से कौन सी अच्छी होती है, क्या डिफरेंसेस है। देखो सामने जो ब्रिक देख रहे हो आप, ये है इलेक्ट्रिक भट्ठे से बनाई हुई, ये मतलब बेस्ट ब्रिक जिसको बोलते हैं ना, आप बी क्लास ब्रिक इसको बोल सकते हो। इसमें आप स्ट्रेंथ, इसको आप 1-2 मीटर ऊपर से भी फेंकोगे ना, ये ब्रिक कभी नहीं टूटेगी, जो इलेक्ट्रिक ब्रिक मतलब इलेक्ट्रिक भट्ठे से बनती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं जो ऐसे आग जला के बर्न्ड ब्रिक बनाई जाती है, ये तो सी क्लास डी क्लास ब्रिक हो सकती है, क्योंकि सामने आप जैसे देख रहे हो इनके ना तो कॉर्नर बचे हुए हैं ना इनका कोई फुल पीसीस है, मतलब बेकार ब्रिक जो आती है वो मेरे ख्याल में बर्न्ड ब्रिक है जो आग से बनाई जा रही है। कई भट्ठे हैं जो मतलब अच्छे से इस ब्रिक को बना रहे हैं, लेकिन मोस्टली 70-80% जो आग से जलाई जा रही है ब्रिक वो अच्छे से नहीं बनती है, वो प्रॉपर वे से उसको मतलब एक तो हीट नहीं मिलती है और प्रॉपर वे से वो पकी नहीं होती है। इस कारण के अगर आप उसको थोड़ा भी दूर से ऊपर से फेंकोगे ना वो टूट जाएगी। तो आज का वीडियो वही है, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा दोनों में। तो आपको जो ये ब्रिक रहती है जो हमारी आग से बनाई जाती है, जो आग जला के जिसको हीट दी जाती है, उसका मैं दिखाऊंगा कि उस पर हमने 1-2 टेस्ट किया कि क्या वो अच्छी है कि नहीं, तो वो टेस्ट पे खरी नहीं उतरी। तो वही मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या टेस्ट किए गए हैं उस पर। तो देखो सामने सिर्फ हमने इस ब्रिक को 1 मीटर ऊपर से फेंका और ब्रिक के 2 पीस हो गए, मतलब 1 मीटर भी नहीं था, अप्रॉक्स 600 to 700 mm फेंका। ये ब्रिक की ऐसी क्वालिटी है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा भी दूर से फेंकोगे ना ये टूट जाएगी, इवन आप इसको हाथ से दबाओगे ये ब्रिक टूटने लग पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ब्रिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उसमें क्योंकि वो प्रॉपर हीट उसको मिली होती है। और अगर इसकी आप शेप देखो जो उसे बर्न्ड ब्रिक होती है, तो उसमें देखो एक तो देखो आप क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे क्रैक्स आपको मोस्टली हर ब्रिक में दिखेगा जो ऐसे ब्रिक पकाई जाती है। तो यही चीज़ें हैं, मतलब दोनों ब्रिक में है तो डिपेंड है कि दोनों प्रोसेस अलग अलग बने हैं बची है। तो वही मैं प्रेफर करूँगा, जो ब्रिक इलेक्ट्रिक भट्ठे से निकलती है उस ब्रिक को प्रेफर करो, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली होगी, पॉइंट कुछ पैसे कॉस्टली होगी, लेकिन वो ब्रिक बेस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू किसके, जो हम ये आग से बनाई ब्रिक रहती है। तो अभी अगर हम देखें जो सामने आप ब्रिक देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक भट्ठे में बनी हुई ब्रिक है, तो इसमें देखो कलर आपको दिखेगा। मैंने पहले वीडियोस में जो कहा है कि कौन सी ब्रिक अच्छी होती है जिसका एक जैसा मतलब यूनिफॉर्म कलर हो पूरी ब्रिक में, इसका कलर तो यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। हमने इसमें काफ़ी
चेक भी की, साइड पे जाको 2-3 मीटर से ऊपर से फेंका, उसका वीडियो मैं नहीं ले पाया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी घर में कौन सी ब्रिक यूज़ करूं, तो मैं प्रेफर करूंगा जो इलेक्ट्रिक भट्ठे में बनती है वो ब्रिक बेस्ट है इस समय, क्योंकि उसको प्रॉपर हीट दी जाती है, केल्विन जो रहती है प्रॉपर अच्छे से ईंट पकाती है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक भट्ठे से ईंट चूज़ करो। थैंक यू गाइस, ये था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।